हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इन डीसी जनरेटर द ब्रशेस ऑन कम्यूटेटर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद कंडक्टर्स विच। इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रशेस जो होता है वो कनेक्ट होता है कंडक्टर के साथ, है ना। कंडक्टर जो होता है उसमें उसके साथ ब्रश जो होता है कनेक्टेड होता है। तो वो किस में रहता है, साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में या इंटरपोलर रीजन में, ये देखते हैं हम लोग, है ना। तो जनरली ये इंटरपोलर रीजन में रहता है। तो ऑप्शन देखिए, लाई अंडर साउथ पोल, लाई अंडर नॉर्थ पोल, लाई अंडर इंटरपोलर रीजन, आर फारदेस्ट फ्रॉम द पोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्या होता है कि आपका इंटरपोलर रीजन में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इंटरपोलर रीजन में रहता है कह लीजिए, और उसी इंटरपोलर रीजन में ब्रश के साथ में ब्रश और कंडक्टर जो होता है दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, इन ए लैप वाउंड डीसी जनरेटर हैविंग P एज नंबर ऑफ अ पोल। मतलब कह रहा है कि लैप वाउंड डीसी जनरेटर है, उस डीसी जनरेटर में P जो है नंबर ऑफ पोल है, Z एज अ नंबर ऑफ अ कंडक्टर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग विल बी। देखिए इक्वलाइजर रिंग जब अगर P पोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है तो इक्वलाइजर रिंग का संख्या जो हो जाएगा वो 2Z/P हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, 2Z/P। अच्छा, आप जो है ना, ये आप जो सिंबल कह लीजिए या मार्किंग कह लीजिए, ये Z, ये P, ये सब आप याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल है। आप मोटर में पढ़िए, जनरेटर में पढ़िए, दोनों में आपको, खास करके डीसी में आपको Z जो होता है डिनोट करता है नंबर ऑफ कंडक्टर को, और P जो होता है नंबर ऑफ पोल को डिनोट करता है, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, Z/P, 2Z/P और 2P/Z। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2Z/P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, इफ ब्रशेस ऑफ ए डीसी जनरेटर आर मूव्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस ब्रशेस इन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देयर विल बी। कहा जा रहा है कि जो ब्रशेस होता है डीसी जनरेटर में, है ना, या डीसी जनरेटर का जो ब्रश होता है उसको मूव किया जाता है। किस लिए मूव किया जाता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस ब्रशेस इन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। उस ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में लाने के लिए मूव किया जाता है। तब क्या होता है, तो आप देखिए, पहले तो आप एक दो टर्म डेफिनेटली आप याद रखिएगा। उस दो टर्म में कौन कौन सा है, एक है आपका कौन सा, MNA ये हो गया क्या, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एक होता है GNA, मैंने इसके बारे में बताया भी होगा और आप पढ़े भी होंगे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो जो ऑलवेज ब्रश जो होता है हमेशा जो होगा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में रहेगा, है ना, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में रहेगा। जब आप इसको मूव करेंगे ना, तब जाकर ये क्या होता है कि ये आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में चला जाता है। तो ठीक है, ब्रश को अगर मूव करेंगे, ठीक ना, ब्रश को अगर मूव करेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में लाने के लिए, तब क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन भी होगा और डीमैग्नेटाइजेशन भी होगा, है ना, दोनों चीज़ कह सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए, डीमैग्नेटाइजेशन ओनली, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और डी है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज। अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन बी डीमैग्नेटाइजिंग, सी मैग्नेटाइजिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड टू द बस बार और डिसकनेक्टेड फ्रॉम देम। डीसी जनरेटर जो होता है बस बार से कनेक्ट किया जाता है या डिसकनेक्ट किया जाता है ना, ओनली अंडर द फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन में क्या जब रहता है तो उसमें जो होता है बस बार से डीसी जनरेटर को या तो कनेक्ट किया जाता है या डिसकनेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए ऑप्शन है, टू अवॉइड सडन लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर, टू अवॉइड मैकेनिकल जर्क ऑफ द शाफ्ट, टू अवॉइड बर्निंग ऑफ स्विच कॉन्टैक्ट्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सारा का सारा क्या होगा, सही कह सकते हैं आप कि इन सब से बचने के लिए, मतलब जो होता है अवॉइड का मतलब होता है बचना, उसको रिमूव करना, दूर करना। तो सडन लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर जो होता है उस पर सडन लोडिंग कह सकते हैं कि अचानक से लोड नहीं देना है, इसको अवॉइड करने के लिए जो होता है फ्लोटिंग कंडीशन में डीसी जनरेटर को कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड करते हैं हम। टू अवॉइड मैकेनिकल जर्क के लिए, या टू अवॉइड बर्निंग ऑफ स्विचेस, स्विच कॉन्टैक्ट जो होता है उसको अवॉइड कर, मतलब वो जल ना जाए, इसको अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिए,
ईडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द पोल शूज ऑफ ए डीसी मशीन ड्यू टू। तो अब देखिए ईडी करंट जो होता है कब आएगा, जब भी होगा, देखिए ईएमएफ वगैरह भी डेवलप होगा, जब तक कि रिलेटिव रोटेशन कह लीजिए या मोशन नहीं रहेगा उसके बीच में, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बोल रहा है कि कब होगा, कहा जा रहा है कि ईडी करंट जो है इंड्यूस्ड होगा पोल शूज में, मतलब डीसी मशीन के पोल शूज में कब। तो ऑप्शन है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फील्ड एंड आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन डीसी मशीन शॉर्ट सर्किटेड फील्ड कॉइल विल रिजल्ट इन। डीसी मशीन में अगर जो शॉर्ट सर्किटेड फील्ड कॉइल होगा तो उसके वजह से क्या होगा, अगर फील्ड कॉइल जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ बर्निंग इंसुलेशन, ठीक है, जो इंसुलेशन जलने का कह सकते हैं, बदबू कह सकते हैं वो आएगा। अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल हो जाएगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ जनरेटेड वोल्टेज, वोल्टेज फॉर विच एक्साइटेशन हैज़ टू बी इंक्रीज टू मेंटेन द वोल्टेज, जो जनरेटेड वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगा जिसके लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वोल्टेज जो है मेंटेन रहे। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सब, है ना। अगर शॉर्ट सर्किटेड हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया फील्ड कॉइल आपका, तो ये सारा चीज़ पॉसिबल है कि ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए, इक्वलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ आर्मेचर इज। तो इक्वलाइजर रिंग किस केस में हमें ज़रूरत पड़ता है कह सकते हैं, ठीक है। तो इक्वलाइजर रिंग का ज़रूरत हमें किस केस में होता है, तो ऑप्शन है वेव बाउंड टाइप ऑफ बाइंडिंग है ये, लैप बाउंड, डेल्टा बाउंड और डुप्लेक्स बाउंड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लैप बाउंड। लैप बाउंड के केस में हमें इक्वलाइजर रिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग जनरेटर विल हैव, वेल्डिंग जनरेटर में कौन सा वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन ए लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी वेव वाइंडिंग, सी डेल्टा वाइंडिंग, डी डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। ध्यान दीजिएगा, लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे कि हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, और अगर यही बोला जाए कि ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी तब हम किसका कौन सा वाइंडिंग यूज़ करेंगे, तो वेव वाइंडिंग। ये दोनों सवाल पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग जो है लार्ज करंट लो वोल्टेज, और वेव वाइंडिंग लार्ज वोल्टेज और लो करंट। तो वेल्डिंग जनरेटर में हमें लार्ज करंट की आवश्यकता होती है, अर्थात कह सकते हैं कि लोड करंट जो होगा वो लार्ज की ज़रूरत है हमें, है ना, लार्ज अमाउंट चाहिए करंट का। तो यहाँ पे क्या कौन सा वाइंडिंग यूज हो जाएगा, लैप वाइंडिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपका, लैप वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। वेल्डिंग जनरेटर में कौन सा वाइंडिंग यूज करेंगे, लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 44, इन केस ऑफ अ डीसी मशीन वाइंडिंग, डीसी मशीन वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ अ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू, डीसी मशीन वाइंडिंग के केस में कम्यूटेटर सेगमेंट जो होगा किसके बराबर होगा, है ना, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल साइड, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न्स। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर कह सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स। क्लियर है आपका, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, फॉर ए डीसी मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ अ डीसी सप्लाई विल बी सुटेबल। डीसी मशीन लेबोरेटरी में किस प्रकार का डीसी सप्लाई कह सकते हैं, किस प्रकार के डीसी सप्लाई सूटेबल होते हैं, है ना। तो देखिए रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन बी मरकरी आर्क रेक्टिफायर, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट, और सिंक्रोनस मोटर डीसी जनरेटर सेट। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखिए, फंक्शन ऑफ अ पोल शू इन केस ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन के केस में पोल शू का क्या काम होता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, रिलक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक पाथ का उसको कम करने के लिए हम लोग क्या होता है, पोल शू का काम करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स टू अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी, हमें क्या किया जाता है, फ्लक्स को स्प्रेड आउट मतलब फैला देता है ताकि फ्लक्स डेंसिटी क्या हो, मतलब यूनिफॉर्म रहे, ऐसा कहा जा रहा है ना। देखिए इसको आप अगर समझना चाहें तो इस प्रकार से आप समझ भी सकते हैं। एक पोल देखिए आप कुछ इस प्रकार से आप बनाते हैं, है ना, ये पोल जो होता है कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, और यहाँ पे ये कुछ आर्मेचर रहता है ऐसा मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ना, इस प्रकार बना देने से क्या होगा, यहाँ का गैप ये सब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है,
क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ठीक, और आप एक इस प्रकार से पोल बनाइए और यहाँ पे आप इस प्रकार से बनाइए। देखिए सबके बीच का डिफरेंस यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इस केस में जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, लेकिन इस केस में फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। समझ में आई बात। चलिए सी नंबर, टू सपोर्ट द फील्ड कॉइल। देखिए पोल्स का काम ये भी है कि फील्ड कॉइल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा ये भी सही है आपका। देखिए कुछ इस प्रकार से अगर आप पोल्स बनाते हैं, ऐसा ये जो होगा पोल्स बनाते हैं, तो आपका फील्ड कॉइल किस पे रहता है, इस पे, इस प्रकार से आप करते होंगे। फिर अगर दूसरा रहता है, अगर मान लीजिए तो ऐसे करके आप इस पे भी बनाते हैं, तो दूसरा आके इस पे ऐसे रहता है आपका, और ये जाके क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यही तो फील्ड कॉइल है। तो इस फील्ड कॉइल को भी सपोर्ट कौन कर रहा है, पोल्स। तो देखिए इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा क्या इसका करेक्ट आंसर। तो टू डिस्चार्ज द ऑल ऑफ द एबव फंक्शन, है ना। चलिए 47 नंबर देखिए, इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिच इच, रिजल्टेंट पिच इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, फ्रंट पिच और बैक पिच जो होता है उस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ऑप्शन देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रंट एंड बैक पिच। ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ फ्रंट पिच बाय बैक पिच, सम ऑफ फ्रंट ऑफ एंड बैक पिच, डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिच। चलिए 48 नंबर देखिए, एसी वेल्डिंग जनरेटर हैज ए डीसी, सॉरी एसी नहीं, ए डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन ऊपर अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, तो इसमें कौन सा होगा, वेल्डिंग जनरेटर में कौन सा आपका वाइंडिंग यूज होता है, तो लैप वाइंडिंग यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग होगा, यहाँ पे मूविंग नहीं हो जाएगा, ये वेव वाइंडिंग होगा, डुप्लेक्स वाइंडिंग, एनी ऑफ द, तो करेक्ट क्या होगा, लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीसी जनरेटर इज फॉल्स। बोला जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है डीसी जनरेटर के लिए गलत है ना, गलत पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा गलत है। आइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, हेल्प्स, कम्युनिकेशन नहीं वो कम्यूटेशन है ना, कम्यूटेशन हो जाएगा वहाँ पे, है ना। अच्छा कम्यूटेशन ही लिखा हुआ है, तो ठीक है। डीसी इन ए डीसी जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन सी है बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर बोथ ओड एंड approximately equal to the pole pitch. Equalizing bus bar are used with parallel running of DC shunt generator. ठीक है, तो इसमें से गलत बोल रहा है कि कौन सा है। देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है वो कम्यूटेशन को इंप्रूव करने में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए तो सही है आपका, वही है कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी मशीन हेल्प्स इन कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में हेल्प करता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ऑप्शन बी देखिए, डीसी जनरेटर इंटरपोल्स वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी सही है, इंटरपोल वाइंडिंग जो होता है वो कनेक्ट होता है आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में। बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर बोथ ओड एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पोल पिच। तो जो बैक पिच होता है या फ्रंट पिच होता है दोनों ऑड रहता है ना, और ये लगभग लगभग पोल पिच के बराबर हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये तीनों आपका क्या है, सही है। तो ये ऑप्शन डी क्या है, ये गलत है। ऑप्शन डी क्या होगा, गलत है। इक्वलाइजिंग बस बार आर यूज विद पैरेलल रनिंग ऑफ डीसी शंट जनरेटर। इक्वलाइजिंग बस बार जो है यूज नहीं किया जाता है पैरेलल में, अगर डीसी शंट जनरेटर का आप यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर में इक्वलाइजिंग रिंग का इक्वलाइजर बस बार कह लीजिए, इक्वलाइजिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी जनरेटर, है ना। डीसी जनरेटर के केस में जो डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, तो ये देखिए मतलब क्या करता है, ऐसा हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए, टू रिड्यूसेस जनरेटिंग ईएमएफ, increases armature speed, reduces interpole flux density, reluctance, results in a sparking trouble। देखिए तो डीमैग्नेटाइजिंग की बात कर रहा है, तो डीमैग्नेटाइजिंग में डीमैग्नेटाइजिंग है तो इसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग जनरेटेड ईएमएफ, ईएमएफ को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। डीसी जनरेटर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन सा होता है, मतलब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कहा जा रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 51 का है करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, अर्थात ये कह सकते हैं। देखिए परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल क्या कहाँ किया जाता है, मतलब जैसे आप देखे होंगे स्पीकर,
है ना। स्पीकर देखे होंगे या रेडियो वगैरह में एक चुंबक रहता था, बचपन में हम लोग चुंबक से खेलते थे, अट्रैक्ट करके रिपेल करके उसको देखते थे, है ना। तो वो परमानेंट मैग्नेट, वो हमेशा मैग्नेटाइज रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या होगा, वो मैग्नेटाइज, जब तक उसमें आप सप्लाई दीजिएगा वो मैग्नेटाइज रहेगा, सप्लाई खत्म कीजिएगा वो फिर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होने लगेगा। तो जनरली जो होता है डीसी जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज किया जाता है ना। देखो ये बड़े बड़े डीसी जनरेटर की बात कर रहा है, छोटे मोटर की बात या छोटे जनरेटर की बात नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द नंबर ऑफ ब्रशेस इन अ कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन, जो नंबर ऑफ ब्रशेस होता है कम्यूटेटर में डिपेंड्स करता है किसने, तो अमाउंट, जितना अमाउंट कलेक्ट करना होगा उस पर डिपेंड करता है हमारा। जनरली ब्रशेस का काम भी होता है करंट को कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट में फिट करना। तो ऑप्शन ए आर्मेचर ऑफ स्पीड ऑफ आर्मेचर, ऑप्शन बी टाइप ऑफ वाइंडिंग, वोल्टेज, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द करेक्ट करंट टू बी कलेक्टेड, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अब जब आप क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज्ड इन अ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है यूज किया जाता है, क्यों। ऑप्शन ए मेनली टू रिड्यूस द ईडी करंट्स बाय प्रोवाइडिंग लोकल शॉर्ट सर्किट्स, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड पाथ फॉर सर्कुलेशन ऑफ अ कूलिंग एयर, ऑप्शन सी टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ डीसी जनरेटर प्लेज वाइटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के केस में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें से डीसी जनरेटर में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि डीसी जनरेटर प्रोवाइड करता है ना, डीसी जनरेटर प्रोवाइड करता है, ठीक ना। कौन सा कंपोनेंट होगा, तो एक ही है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है वो दोनों काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। डिपेंड करता है कि वो किस में लगा हुआ है, मोटर में लगा हुआ है या कि जनरेटर में लगा हुआ है। देखिए मोटर में भी कम्यूटेटर रहता है और जनरेटर में भी कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है ना। तो जब डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी जनरेटर में जो होता है यहाँ पे डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में। तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं डीसी जनरेटर को रोटेटिंग रेक्टिफायर भी हम लोग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, रोटेटिंग रेक्टिफायर। तो कम्यूटेटर यहाँ पे कैसा एक्टिव वर्क करेगा, रेक्टिफायर के जैसा। तो यही जो होता है कम्यूटेटर ही होता है जिसके वजह से डीसी जनरेटर जो होता है डीसी प्रोवाइड करता है ना, डायरेक्ट करंट होता है, प्रोवाइड करता है, ठीक। चलिए तो इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम्यूटेटर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इन ए डीसी जनरेटर द रिपल्स इन द डायरेक्ट ईएमएफ जनरेटर आर रिड्यूस्ड बाय। कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में जो रिपल्स होता है, रिपल जो ईएमएफ जो जनरेट होता है, ईएमएफ जो जनरेट होता है डीसी जनरेटर में, उसमें रिपल्स रहता है, उसको हम घटाते हैं, है ना। किस प्रकार से घटाते हैं, कैसे वो घट सकता है रिपल्स, मतलब जो डीसी होगा वो स्मूथ हो, है ना। तो यूजिंग कंडक्टर ऑफ एनिल्ड कॉपर, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है यूजिंग कम्यूटेटर विद अ लार्ज नंबर ऑफ अ सेगमेंट, ऑप्शन सी कार्बन ब्रशेस ऑफ अ सुपीरियर क्वालिटी, ऑप्शन डी यूजिंग इक्वलाइजर रिंग्स। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी यूजिंग कम्यूटेटर विद अ लार्ज नंबर ऑफ अ सेगमेंट। अगर आप कम्यूटेटर का यूज करते हैं और वह कम्यूटेटर भी जो जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ अ सेगमेंट रहेगा, उसमें वो क्या करेगा, जो डीसी प्रोड्यूस होता है वो स्मूथ डीसी कह सकते हैं, मतलब पल्सेटिंग फ्री, उसमें पल्सेटिंग नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज्ड। अब बता दीजिए लैप वाइंडिंग किसके लिए यूज होता है, हाई करंट और लो वोल्टेज, है ना, हाई करंट और लो वोल्टेज। अब यहीं पे आपको वेव वाइंडिंग पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज लो करंट। ध्यान दीजिएगा पूछा किसके लिए जा रहा है भैया, तो पूछा जा रहा है लैप वाइंडिंग के लिए। तो ऑप्शन ए है हाई वोल्टेज हाई करंट, ऑप्शन बी लो वोल्टेज हाई करंट, ऑप्शन सी हाई वोल्टेज लो करंट, ऑप्शन डी लो वोल्टेज लो करंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लैप वाइंडिंग का लो वोल्टेज और हाई करंट, हाई करंट। ऑप्शन बी विल बी द क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे ध्यान दीजिए, टू जनरेटर ए एंड बी हैव 6 पोल इच। दो जनरेटर हैं जिसका कि दोनों जनरेटर में 6 पोल लगे हुए हैं। जनरेटर ए हैज वेव बाउंड आर्मेचर while generator B has lap bound armature. The ratio of induced EMF in generator A and B will be। बोला जा रहा है कि दो जनरेटर है,
एक जनरेटर में लैप वाइंडिंग किया हुआ है और दूसरे जनरेटर में वेव वाइंडिंग किया हुआ है, और वो कहा जा रहा है कि उस दोनों जनरेटर में 6 पोल है। तब पूछा जा रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो क्या होगा, है ना। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो देखिए, इसको क्या होगा करने के लिए, क्या आप जानते हैं ईएमएफ का पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा भैया। अब बताइए फार्मूला इसका क्या होता है, E इक्वल टू होता है Zn∅/60 इंटू P/A, यही फार्मूला होता है। अच्छा, ये फार्मूला आपको ये पता होगा, है ना, Zn∅/60 इंटू P/A, जहाँ पे Z हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर, N स्पीड हो गया, और फाई हो गया फ्लक्स, 60 कांस्टेंट रहता है, P नंबर ऑफ पोल, और A क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए क्या है, वेव बॉन्ड, और बी क्या है, लैप बॉन्ड। हम इसको ई ए कर दें क्या, अच्छा ई बी की बात अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो वही हो जाएगा ना भैया, Zn∅/60 इंटू P/A। बोलो देखो, ये Zn∅ और ये Zn∅ दोनों खत्म हो जाएगा, क्या रह गया, P/A और P/A। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, जो वेव बॉन्डिंग होता है, वेव बॉन्ड में पैरेलल पाथ का संख्या क्या हो जाता है, 2 फिक्स रहता है। हमेशा पूछा भी जाता है कि वेव बॉन्ड के केस में पैरेलल पाथ जो होता है कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2, जबकि लैप वाइंडिंग के केस में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, नंबर ऑफ पोल कितना है, 6, नंबर ऑफ पोल कितना, 6 अपॉन पैरेलल पाथ वेव बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ पोल कितना, 6। अच्छा, पैरेलल पाथ लैप बाइंडिंग का कितना हो जाएगा, 6। तो ये दोनों का आप क्या कीजिए, कैंसिल। अब यहाँ पे आप करिएगा तो बच जाएगा 3, मतलब क्या हो जाएगा, 3:1। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। क्लियर है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58। द वोल्टेज ड्रॉप फॉर विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रशेस कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट। कौन सा ऐसा ब्रश कह सकते हैं, किस प्रकार का हम ब्रश यूज करें जिसमें कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा कम होगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप हम कम से होते हैं, तो मेटल ग्रेफाइट ब्रश यूज होता है, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, ग्रेफाइट ब्रशेस, ऑप्शन बी कार्बन ब्रशेस, ऑप्शन सी मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द ईएमएफ जनरेटेड बाय ए शंट वाउंड डीसी जनरेटर इज ई। जो एक शंट बाउंड डीसी जनरेटर है जिसमें कि ईएमएफ जनरेटर कितना होता है, ई होता है। नाउ वाइल पोल फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, फ्लक्स को क्या किया गया है, कांस्टेंट कर दिया। इफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज अ डबल, द ईएमएफ जनरेटेड विल बी। बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ई आपका क्या है, Zn∅/60 इंटू P/A होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/N∅ होता है, कुछ इस प्रकार से आता है। आप इसी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/∅, ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फ्लक्स हमारा क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर फ्लक्स मान लीजिए कि कांस्टेंट है, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब रह क्या गया रिलेशन, N और E, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, E। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ द जनरेटर इज डबल्ड। अगर हम स्पीड को डबल कर दें, तो E भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ईएमएफ जनरेटर ही पूछ रहा है, तो ईएमएफ जनरेटर भी क्या हो गया भैया, डबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2E। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60। इन अ डीसी जनरेटर द एक्चुअल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन। डीसी जनरेटर के केस में एक्चुअल फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए तो ऑप्शन है साइज ऑफ एयर गैप, बिल्कुल एयर गैप पे भी डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा एयर गैप होगा तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। शेप ऑफ द पोल शू का शेप कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल। देखिए पोल शू ये हो गया, और ये एक शेप ये हो गया, एक पोल ऐसा हो गया शेप। तो देखिए इसमें और इसमें डिपेंड करेगा ना फ्लक्स किस प्रकार से, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें कोई यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, जैसे तैसे कह सकते हैं फ्लक्स इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये भी आप कह सकते हैं। क्लियरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द एडजेसेंट पोल शू, एडजेसेंट पोल शू के बीच में क्लियरेंस, देखिए ये हो गया हमारा पोल शू, है ना, ये होगा क्या हो गया, पोल शू। बोला है क्लियरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द एडजेसेंट पोल शू, इसके बगल में एक और मान लीजिए ऐसा कोई पोल है ना, तो इसका टिप और इसके टिप के बीच का ये भी आपका ये भी होगा, क्या होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा है। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव।
क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज यूजुअली मेड अप ऑफ। जो आर्मेचर कोर होता है, आर्मेचर कोर डीसी जनरेटर में किस चीज़ का बना हुआ था, कहा जा सकता है कि कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन स्टील, कॉपर, नॉन फेरस मेटल और डी कास्ट आयरन। देखिए सिलिकॉन स्टील का जो होता है आर्मेचर कोर बना हुआ होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के केस में भी आप कोर वगैरह देखिएगा तो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है डीसी जनरेटर जनरेट्स। डीसी जनरेटर क्या जनरेट करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर क्या जनरेट करता है, अर्थात आउटपुट देखिए, ओवरऑल आउटपुट देखिएगा तो डीसी जनरेटर क्या जनरेट करता है, डीसी जनरेट करता है। लेकिन अगर बात आपसे पूछा जाए या सवाल पूछा जाए कि डीसी जनरेटर जो है आर्मेचर पर क्या डेवलप करता है या आर्मेचर पर क्या जनरेट करता है, तो डेफिनेटली एसी होगा, ठीक है। चाहे वह मोटर हो और चाहे वह जनरेटर हो, ये जनरेटर या मोटर किसी भी केस में जो होगा क्या होगा, आर्मेचर पे एसी डेवलप होगा। तो आप कहिएगा सर तो डीसी आउटपुट कैसे मिलता है, तो बस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, है ना। इसका कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़े होंगे जब आप वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे डीसी जनरेटर का, तो वहाँ पे आप देखिए होगा। तो जो डीसी जनरेटर होता है ना, डीसी जनरेटर के केस में जो आर्मेचर पे कह सकते हैं, ये आर्मेचर अगर है तो इस पर जो वोल्टेज जनरेट होगा क्या होगा, वो एसी। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कम्यूटेटर लगा देते हैं, तो ये एसी क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है डीसी में। यहाँ पे क्या मिल जाता है, डीसी। तो ये कम्यूटेटर के मदद से ही क्या किया जाता है, डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन आर्मेचर पे क्या जनरेट होता है, एसी। आर्मेचर पे क्या होता है, एसी जनरेट होता है। ये तो जनरेटर का केस हो गया। अब यही चीज़ अगर मोटर की बात किया जाए तो मोटर के केस में भी अगर मान लीजिए कि ये मोटर है, तो हम डीसी मोटर में समझिएगा, तो डीसी में हम सप्लाई क्या देते हैं, डीसी देते हैं। लेकिन यहीं पे हमारा क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा होता है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर का काम क्या होगा, इस डीसी को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, एसी में। तो अब ये बताइए आर्मेचर पे फिर क्या मिला हमको, आर्मेचर पे फिर क्या मिला, एसी वोल्टेज। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, मैकेनिकल फोर्स मिल जाता है ना। क्या मिल जाता है, मैकेनिकल फोर्स मिल जाता है। तो ये चीज़ है। तो आर्मेचर पे हमेशा कौन सा वोल्टेज होता है, हमेशा एसी वोल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे दिया हुआ, एसी वोल्टेज इन द आर्मेचर। नेक्स्ट देख लीजिए ऑप्शन बी, डीसी वोल्टेज इन द आर्मेचर। ऑप्शन सी एसी सुपर इम्पोज्ड ओवर डीसी, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज इन द आर्मेचर। समझ में आ गई। 62 नंबर पता चला आपको, डीसी जनरेटर क्या जनरेट करेगा, एसी वोल्टेज इन दी आर्मेचर। चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए